Good evening, viewers. Welcome to this law lecture series. Today's topic is fact, fact in issue, and relevant fact, mixed in Hindi and English languages. Here is the synopsis of the topic. A relevant fact is also called as facta probans or evidentiary fact. सुसंगत तथ्य को फैक्टा प्रोबैंस या साक्ष्यिक तथ्य भी कहते हैं। सुसंगत तथ्य, फैक्टा प्रोबैंस, साक्ष्यिक तथ्य, तीनों नाम हैं। पहला हेडिंग है सामान्य, जनरल। द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 रेलेवेंट शब्द को परिभाषित करता है, रेलेवेंट फैक्ट को नहीं। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 3 में सुसंगत शब्द परिभाषित है, सुसंगत तथ्य शब्द नहीं। The word relevant has been defined and not the words relevant facts. Relevant, सुसंगत। रेलेवेंट का अर्थ है संसक्त, शुद्ध हिंदी में संसक्त। रेलेवेंट मीन्स कनेक्टेड। रेलेवेंसी मीन्स कनेक्शन। सुसंगत से तात्पर्य है संसक्त या संबद्ध से। सुसंगति से तात्पर्य है संबद्धता या संसक्ति से। रेलेवेंट मीन्स connected, connected as to cause and effect. Cause and effect, कारण तथा प्रभाव। अभियुक्त ने एक व्यक्ति को बहुत अधिक शारीरिक चोटें कारित की। परिणाम उसकी मृत्यु हो गई। Accused caused serious bodily injuries to the victim. In the result, victim died. एक कारण है, दूसरा उसका प्रभाव। गंभीर शारीरिक चोटें कारित करना, मृत्यु फलित होना, डेथ रिजल्ट करना, कारणात्मक संबद्धता है। रेलेवेंट मीन्स कनेक्टेड, connected as to cause and effect. सेकंड पॉइंट देखिए, धारा 3 में सुसंगत रेलेवेंट फैक्ट को सुसंगत अर्थात रेलेवेंट
शब्द को परिभाषित किया गया है। धारा 3 इस प्रश्न का उत्तर देती है। प्रश्न भी देखिए, दिया गया उत्तर भी सुनिए। Section 3, while defining the word relevant, answers a question. What's that question? And what is the answer given to that question? धारा 3 सुसंगत शब्द को परिभाषित करते हुए एक प्रश्न का उत्तर देती है। प्रश्न क्या है तथा उसका दिया गया उत्तर क्या है, दोनों देखिए। F1 सुसंगत है F2 के प्रति। F1 सुसंगत है F2 के प्रति। यह F1 है, यह सुसंगत है F2 के प्रति, यह सुसंगत है इसके प्रति। इसका क्या अर्थ है? F1 सुसंगत है F2 के प्रति कब? प्रश्न है F1 सुसंगत है F2 के प्रति कब? When? नीचे उत्तर दिया गया है। When F1 is connected with F2 as per chapter 2। उत्तर क्या है? जब F1 F2 से कनेक्टेड है अध्याय 2 के अनुसार। देखना चाहिए कि क्या यह F1 इससे कनेक्टेड है F2 से, और क्या यह कनेक्शन अध्याय 2 के अनुसार है। दो बातों की जांच करना होगा। क्या F1 F2 से कनेक्टेड है? उत्तर आया हां, F1 F2 से कनेक्टेड है काज एंड इफेक्ट की दृष्टि से, कारण तथा प्रभाव की दृष्टि से F1 F2 से संसक्त है, कनेक्टेड है। दूसरी बात जांचना चाहिए कि क्या F1 की इससे जो कनेक्टिविटी है, इससे जो कनेक्शन है, क्या वह कनेक्शन अध्याय 2 के अनुसार है। दोनों प्रश्नों का उत्तर सकारात्मक होना चाहिए। Answer to both the questions must be in affirmative। F1 F2 से कनेक्टेड है अध्याय 2 के अनुसार। यदि F1 अध्याय 2 के उपबंधों के अनुसार F2 से कनेक्टेड है, तो यह कहा जाएगा कि यह F1 इसके F2 के प्रति सुसंगत है। F1 is said to be relevant to F2 when F1 is connected with F2 in accordance with chapter 2। F1 F2 के प्रति सुसंगत है यदि F1 अध्याय 2 के अनुसार F2 से संसक्त है।
F1 is connected with F2 as per chapter 2. कनेक्टेड होना ही काफी नहीं है, अध्याय 2 के अनुसार कनेक्टेड होना चाहिए, तभी यह कहा जा सकेगा कि F1 F2 के प्रति कनेक्टेड है, यानी कि रेलेवेंट है। मैंने कहा, न्यायालय के समक्ष कहा कि यह F1 इस F2 से कनेक्टेड है, अध्याय 2 के अनुसार कनेक्टेड है। तब न्यायालय जांच करेगा, क्या वास्तव में F1 F2 से कनेक्टेड है कॉज एंड इफेक्ट की दृष्टि से, तथा क्या यह कनेक्शन अध्याय 2 के अनुसार है। यह जुडिशियल इंक्वायरी का विषय होगा, न्यायिक जांच का विषय होगा। यह पावर सेक्शन 136 में कोर्ट को दी गई है। The court is to decide whether the F1 is really connected with F2 as to cause and effect, and whether this connection is in accordance with the provisions of chapter 2. This court has to see and record its finding. मैं तो बार बार कह रहा हूं कि F1 F2 से कनेक्टेड है तथा अध्याय 2 के अनुसार कनेक्टेड है, लेकिन न्यायालय संतुष्ट नहीं हुआ। तो न्यायालय संतुष्ट नहीं हुआ तो यह तथ्य F1 इसके प्रति रेलेवेंट नहीं माना जाएगा। रेलेवेंट नहीं माना जाएगा तो फिर F1 सिद्ध नहीं किया जा सकेगा। सेक्शन 136 में कोर्ट को शक्ति दी गई है। जब कोई पक्ष न्यायालय के समक्ष F1 को सिद्ध करने के लिए साक्ष्य प्रस्थापित करेगा, तब न्यायालय प्रस्थापक से यह पूछ सकेगा कि यह सुसंगत कैसे है। जब तक वह सुसंगति के प्रति आश्वस्त नहीं हो जाता, तब तक वह F1 को सिद्ध करने के लिए साक्ष्य की अनुमति नहीं देगा। मैं तो कह रहा हूं कि F1 F2 से कनेक्टेड है, अध्याय 2 के अनुसार कनेक्टेड है, लेकिन क्या वास्तव में ऐसा है? यह न्यायालय तय करेगा और इस संबंध में आवश्यक न्यायिक शक्ति धारा 136 साक्ष्य अधिनियम में प्रावधानित है। रेलेवेंट फैक्ट कैन बी प्रूव्ड। आप जानते ही हैं कि 2 ही तथ्य सिद्ध किए जा सकते हैं, विवाद्यक तथ्य तथा सुसंगत तथ्य। केवल फैक्ट इन इशू सिद्ध किया जा सकता है और रेलेवेंट फैक्ट सिद्ध किया जा सकता है। इन दोनों से भिन्न कोई अन्य तथ्य सिद्ध नहीं किया जा सकता है। यह बात पीछे के लेक्चर्स में, प्रिजम्पशन वाले चैप्टर में, प्रिजम्पशन वाले लेक्चर में मैं काफ़ी डिटेल में समझा चुका हूँ। ठीक से तैयार कीजिए। धारा 5 फैक्ट इन इशू को सिद्ध करने की अनुमति देती है, विवाद्यक तथ्य तथा सुसंगत तथ्य को सिद्ध करने की अनुमति देती है तथा अन्य सभी तथ्यों के बारे में रोक लगाती है। एविडेंसरी फैक्ट को यहां देखिए फैक्टा प्रोबेंस भी कहते हैं। एविडेंसरी फैक्ट इज ऑल्सो नोन एज
फैक्टा प्रोबैंस, लैटिन वर्ड है। कभी कभी जहाँ पर इंग्लिश का पेपर है, जैसे मध्य प्रदेश न्यायिक सेवा में, तो वहाँ ये सब पूछे जा सकते हैं। इन्हें केवल पांडित्य प्रदर्शन न समझिएगा। डोंट टेक इट टू बी अ mere pedantic exercise. You have to learn important Latin terms and other foreign words. इंग्लिश का पेपर भी तो करना होता है, और अगर इंग्लिश का पेपर नहीं संभला तो बाहर होने में देर नहीं लगेगी। और कोई भी भाषा हो, अंग्रेजी हो या हिंदी हो, कोई भी भाषा हो, वो अपना समय लेती है और धीरे धीरे करके उसमें इम्प्रूवमेंट आता है। तो जो भी लैटिन वर्ड्स आपको मिलते हैं यहाँ या बुक से पढ़ते समय, उन्हें नोट करते चलिए, तैयार करते चलिए। अब आइए हम वैधानिक परिभाषा पर चलते हैं। आपको संकेत यहाँ मिल चुका है, अब उसे धारा 3 के शब्दों में देखिए, इंग्लिश में भी देखिए, हिंदी में भी देखिए। ये देखिए, एक तथ्य F1, अन्य तथ्य के प्रति यह अन्य तथ्य F2 है। एक तथ्य F1, अन्य तथ्य F2 के प्रति सुसंगत कहा जाता है। एक तथ्य अन्य तथ्य के प्रति सुसंगत कहा जाता है। कब कहा जाता है? जब उक्त एक तथ्य उक्त अन्य तथ्य से, एक तथ्य अन्य तथ्य के प्रति सुसंगत कहा जाता है, जबकि यह एक तथ्य इस दूसरे तथ्य से अधिनियम की तथ्यों की सुसंगति संबंधी उपबंधों में बताए गए ढंगों में से किसी ढंग से संसक्त है। यह एक तथ्य इस अन्य तथ्य के प्रति सुसंगत कहा जाता है। कब? जब यह एक तथ्य इस दूसरे तथ्य से संसक्त है। कैसे संसक्त है? अधिनियम के अध्याय 2 में धारा 5 से 55 में जो ढंग संदर्भित किए गए हैं, उनमें से किसी ढंग से कनेक्टेड होना चाहिए। ढंग संदर्भित कर दिए गए हैं। अध्याय 2 में अनेक ढंग संदर्भित कर दिए गए हैं, तो उन्हीं संदर्भित किए गए ढंगों में से किसी एक ढंग से या एक से अधिक ढंग से इस तथ्य को इस तथ्य के साथ संबद्ध होना चाहिए, संसक्त होना चाहिए। यदि ऐसा है तो यह तथ्य इस तथ्य के प्रति सुसंगत कहा जाएगा, और इस संबंध में अंतिम निर्णय न्यायालय के हाथ में है। धारा 136। One fact F1 is said to be relevant to another F2. One fact is said to be relevant to another when the one F1 is connected with the other F2 in any of the ways. There are several ways. In any of the ways referred to in the provisions of Indian Evidence Act relating to relevancy of fact. Chapter 2 of the Indian Evidence Act, relevancy of fact, defines
various ways, refers to various ways. If F1 is connected with F2 in accordance with any of those referred ways, it is said that F1 is relevant to F2. Scheme of चैप्टर 2, अध्याय 2 की योजना। अगर आप थोड़ा अधिक पढ़ने के शौकीन हैं तो इसे याद करेंगे, और आप छोटे वीडियोस देखकर खुश हो जाते हैं तो छोड़ दीजिएगा इसको। अधिकांश व्यूअर्स छोटे वीडियोस चाहते हैं, वो ठीक है, लेकिन इतना भी छोटा ना हो कि आपको अंधेरे में रखे। अध्याय 2 की बात बार बार हो रही है। अध्याय 2 में बताए गए ढंग से, संदर्भित किए ढंग से। तो अध्याय 2 में है क्या, उसकी योजना क्या है? व्हाट इज द स्कीम ऑफ चैप्टर 2? शॉर्ट में मैंने चैप्टर 2 की योजना आपके समक्ष रखी है। थोड़ा ये टाइम लेगा और श्रम की मांग करेगा, लेकिन अगर आप गंभीर छात्र हैं, विद्यार्थी हैं, तो आपको थोड़ा समय देकर इसे ठीक से तैयार कर लेना चाहिए। ये 8 सब हेड्स हैं और ये सेक्शंस के साथ दिए गए हैं। ऐसा तथ्य जो विवाद्यक तथ्य या सुसंगत तथ्य से कनेक्टेड है। ऐसा तथ्य जो विवाद्यक तथ्य या सुसंगत से एज एडमिशन कनेक्टेड है। ऐसा तथ्य जो विवाद्यक तथ्य या सुसंगत तथ्य से एज कन्फेशन कनेक्टेड है। स्टेटमेंट्स या कथन उन व्यक्तियों द्वारा जिन्हें साक्षी के रूप में आहूत नहीं किया जा सकता है। साक्षी के रूप में बुलाना भी चाहें तो नहीं बुला सकते, उनका कथन। और यह है कथन विशेष परिस्थितियों में किए गए, विशेष परिस्थितियों में किए गए कथन। यह सेक्शंस हैं। न्यायालयों के निर्णय, यह सेक्शंस। तृतीय व्यक्तियों की राय, पर व्यक्तियों की राय, ओपिनियंस ऑफ थर्ड पर्सन्स, यह सेक्शंस हैं। और लास्ट में कैरेक्टर, शील या चरित्र। मैं यही परामर्श आप सभी को दूंगा कि इन्हें आप याद करके 2-3 बार लिख करके आश्वस्त हो लीजिए। अध्याय 2 की योजना पता होनी चाहिए। आइए अब लास्ट हेड पे चलते हैं। विधायी अप्रोच, लेजिस्लेटिव अप्रोच। लेजिस्लेटिव अप्रोच, विधायी अप्रोच। रेलेवेंसी के संबंध में, रेलेवेंसी के संबंध में विधायी अप्रोच, लेजिस्लेटिव आगम। हेडिंग कुछ कठिन लग रहा है क्या? कठिन नहीं है। 2 दृष्टिकोण हैं। भारत में यह दृष्टिकोण अपनाया गया है, कुछ यूरोपीय देशों में यह दृष्टिकोण अपनाया गया है। रेलेवेंसी के संबंध में 2 दृष्टिकोण हैं। एक यह दृष्टिकोण है, यह अप्रोच है जो भारत में स्वीकार किया गया है, और एक यह अप्रोच है जो कॉन्टिनेंटल कंट्रीज, महाद्वीपीय राष्ट्रों अर्थात यूरोपीय राष्ट्रों में स्वीकृत है। 2 अप्रोचेस हैं। चीज़ों को ऐसे भी देख सकते हैं, चीज़ों को ऐसे भी देख सकते हैं। भारत में रेलेवेंसी से संबंधित विषय को ऐसे देखा गया है, यह अप्रोच है, और महाद्वीपीय राष्ट्रों में, यूरोपियन कंट्रीज में, फ्रांस, स्पेन वगैरह में ऐसे देखा गया है। तो 2 अप्रोचेस हैं रेलेवेंसी के संबंध में। कौन से 2 अप्रोचेस हैं रेलेवेंसी के संबंध में? कौन से 2 दृष्टिकोण हैं? ये देखो।
पॉजिटिव अप्रोच एक सकारात्मक दृष्टिकोण है, दूसरा नकारात्मक दृष्टिकोण है। अब सकारात्मक दृष्टिकोण अच्छा होगा या नकारात्मक दृष्टिकोण अच्छा होगा, इस विवाद में मत पड़िए। यह विधायी नीति का विषय है, यह विधायिका के विवेक का विषय है। इट इज ए मैटर ऑफ लेजिस्लेटिव पॉलिसी, इट इज ए मैटर ऑफ लेजिस्लेटिव विजडम। जो मैं ठीक समझता हूं मैं कर रहा हूं, जो आप ठीक समझेंगे आप करेंगे। मेरी नीतियां अलग हैं, आपकी नीतियां अलग हैं, मेरा विवेक अलग है, आपका विवेक अलग है। तो कौन अच्छा है कौन खराब है, इस झगड़े में मत पड़िए, इस विवाद में मत पड़िए। दो दृष्टिकोण हैं, एक पॉजिटिव अप्रोच, एक नेगेटिव अप्रोच। भारत में पॉजिटिव अप्रोच स्वीकार किया गया है अध्याय 2 में, और कुछ महाद्वीपीय राष्ट्रों में, यूरोपीय राष्ट्रों में, वहाँ पर नकारात्मक अप्रोच या आगम स्वीकार किया गया है। इट्स ए मैटर ऑफ लेजिस्लेटिव पॉलिसी और लेजिस्लेटिव विजडम। इंडियन लॉ पॉजिटिव अप्रोच, कॉन्टिनेंटल लॉ में नेगेटिव अप्रोच। भारत में क्या कहा गया है? भारत में कहा गया है ये तथ्य, ये तथ्य, ये सैकड़ों तथ्य हैं, ये तथ्य रेलेवेंट है, बस ये रेलेवेंट है, बाकी सब इररेलेवेंट। सिर्फ ये वाले रेलेवेंट हैं और जो इसमें नहीं है वो सब इररेलेवेंट है। ये भारतीय अप्रोच है। जो कुछ अध्याय 2 में समाहित है, शामिल है, वही तथ्य रेलेवेंट है और बाकी सब इररेलेवेंट है। यह पॉजिटिव अप्रोच है। और निगेटिव अप्रोच क्या है? ये इररेलेवेंट है, उल्टा चल रहे हैं। भारतीय विधि कहती है कि यह रेलेवेंट है, शेष इररेलेवेंट है। कॉन्टिनेंटल लॉज में कहा गया है नहीं, यह इररेलेवेंट है, शेष रेलेवेंट है। इसको वो इररेलेवेंट बता रहे हैं, इररेलेवेंट को परिभाषित कर रहे हैं, और जो इस परिभाषा में नहीं है वो सब रेलेवेंट है। इंडियन लॉ पॉजिटिव अप्रोच रखता है और यह सुसंगत तथ्यों को परिभाषित करता है धारा 5 से 55 में, और जो उस परिभाषा में नहीं आते उन सभी अवशेषी तथ्यों को, बचे खुचे तथ्यों को इररेलेवेंट घोषित करता है। जो इसमें है वो रेलेवेंट है, जो इसमें नहीं है वो सब बचे खुचे अवशेषी तथ्य, रेजिडुअरी फैक्ट्स, इररेलेवेंट है। ये देखिए इस वेन डायग्राम में देखिए, ये रेलेवेंट फैक्ट है, इसमें जो बंद हैं ये रेलेवेंट फैक्ट है, बाकी सब इररेलेवेंट है। कॉन्टिनेंटल कंट्रीज में क्या है? नेगेटिव अप्रोच है। इसमें जो बंद हैं वो इररेलेवेंट है और जो इसके बाहर हैं वो सब रेलेवेंट है। इस डायग्राम को उलट दीजिए, ये जो रेड पोर्शन है हमारे देश में ये रेलेवेंट है, बाकी इररेलेवेंट है। कॉन्टिनेंटल कंट्रीज में ये जो रेड है वो इररेलेवेंट है और शेष अवशेषी तथ्य रेलेवेंट है। तो रेलेवेंसी के संबंध में दो अप्रोचेस हैं, एक पॉजिटिव अप्रोच, एक नेगेटिव अप्रोच। कौन सा अच्छा है, कौन सा कम अच्छा है, हम इस विवाद में नहीं जाएंगे, क्योंकि यह विधायी विवेक का विषय है, विधायी नीति का विषय है। हमने इसको रेलेवेंट माना, जो इसमें आ रहे हैं वो रेलेवेंट हैं, बाकी अवशेषी इररेलेवेंट हैं। कॉन्टिनेंटल कंट्रीज में इसमें जो आ रहे हैं वो इररेलेवेंट हैं और जो इसके बाहर हैं वो सब रेलेवेंट हैं। वो अवशेषी को रेलेवेंट बताते हैं और हम अवशेषी को इररेलेवेंट मानते हैं। ये अंतर है, एक पॉजिटिव अप्रोच है, एक नेगेटिव अप्रोच है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।